एलिमिनेशन चैम्बर के रिव्यू वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज हुए एलिमिनेशन चैम्बर के शो के बारे में, जिसके अंदर एक दो नहीं बल्कि तीन तीन मैचेस टीज हुए रेसलमेनिया के लिए। साथ ही में मेंस का चैम्बर मैच क्या कमाल का रहा, क्या गजब का रहा। वुमेन्स के चैम्बर मैच में भी बहुत सारी चीजें हुई और जो मेन इवेंट था वो काफी कमाल धमाल काफी जबरदस्त रहा और ग्रेसन वॉलर इफेक्ट शो पर बहुत सारी चीजें हुई। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम लेट्स बिगिन this video। तो सबसे पहले जो शो की शुरुआत है वो हमें देखने को मिलती है वुमेन्स चैम्बर मैच के साथ, जहां पर इस मैच को स्टार्ट करती है बेकी लिंच और नाओमी दोनों मिलकर। मैच काफ़ी कमाल का चल रहा होता है, लेकिन तभी एंट्री हो जाती है टिफनी की। टिफनी भी आती है और टिफनी को जो सपोर्ट मिल रहा था इस मैच के अंदर वो काफ़ी कमाल का था, वो काफ़ी ज़बरदस्त था। ये तीनों एक दूसरे को मार रही है। जिस तरीके से टिफनी के जो सीक्वेंस मूव थे वो काफ़ी कमाल के थे। उसके बाद लिव मॉर्गन की भी एंट्री हो जाती है और मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। टॉप रोप पर नाओमी चढ़ जाती है और वहाँ से जो नेक ब्रेकर है वो लगा देती है टिफनी को, लेकिन लिव मॉर्गन जो है उसको एलिमिनेट कर देती है नाओमी को। उसके बाद राकेल रोड्रिगेज की एंट्री हो जाती है और जिस तरीके से उन्होंने डोमिनेट किया इन चारों सुपरस्टार को वो काफ़ी कमाल का लग रहा था। उसके बाद बियांका ब्लेयर भी रिंग के अंदर घुस जाती है और ये जो पांचों सुपरस्टार है वो एक दूसरे को बुरी तरीके से पेल रहे थे। जिस तरीके से टिफनी ने टॉप रोप से इन चारों सुपरस्टार के ऊपर कूद लगाई तो वो काफ़ी कमाल का मोमेंट था, लेकिन लिव मॉर्गन ने किसी तरीके से टिफनी को भी इस समय पिन किया और उसको भी एलिमिनेट किया। तो इस समय जो क्राउड था वो बिल्कुल पागल हो गया था, क्योंकि टिफनी के लिए सपोर्ट बिल्कुल अलग लेवल पर था। इसके बाद जो नेक्स्ट जो राकेल रोड्रिगेज है वो पावर बॉम्ब लगाती है, डबल पावर बॉम्ब, क्योंकि वो सारे जो सुपरस्टार है उसके पीछे पड़ जाते हैं। और जो बियांका ब्लेयर है उन्होंने उसके बाद अपना फिनिशर केओडी लगाया राकेल रोड्रिगेज को और उसी तरीके से उन्होंने उसको एलिमिनेट किया। उसके बाद बियांका ब्लेयर जो लिव मॉर्गन और बेकी लिंच है ये बचती है। जो लिव मॉर्गन है वो अपना फिनिशर टोक देती है बियांका ब्लेयर को और उसको एलिमिनेट कर देती है इस मैच से। उसके बाद जो बेकी लिंच है तो वो काफ़ी जल्दी में होती है और वो किसी तरीके से अपना मेन हैंडल स्लैम लिव मॉर्गन को लगाकर इस मैच के अंदर पिन करती है और वो जीत जाती है इस वुमेन्स के चैम्बर मैच को। और अब रेसलमेनिया के अंदर वो रिया रिप्ली को पेश करेगी। तो ये मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था और ओवरऑल टिफनी की जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी अलग लेवल पर थी। तो आप लोगों को ये मैच कैसा लगा? लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट मैच हमें शो के ऊपर देखने को मिला वो था अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल का मैच, जहां पर जजमेंट डे पेश कर रही थी टाइलर बेट एंड पीट डन को। यह मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। जिस तरीके से WWE ने इस मैच को बुक किया तो काफ़ी अलग लग रहा था और जिस तरीके से पीट डन और टाइलर बेट लग रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो ही इस मैच के अंदर जीत जाएंगे और टाइटल चेंज हो जाएगा। लेकिन जो डोमिनिक मिस्टीरियो है वो बीच में गन डालने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो रेफरी है उसको देख लेता है, उसको रिंग साइड से बैंड कर देता है और उसके बाद जो डेमन प्रीस्ट है वो अपना फिनिशर यानी साउथ ऑफ हेवन जो है वो दोनों सुपरस्टार को लगाते हैं। उसके बाद पेन बेलर अपना फिनिशर कूडी ग्रास लगाकर इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न कर लेते हैं और अपने अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स को सक्सेसफुली रिटेन भी करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिला वो था ग्रेसन वॉलर इफेक्ट। तो ये जो ग्रेसन वॉलर इफेक्ट था ये काफ़ी कमाल धमाल था, काफ़ी ज़बरदस्त था। सबसे पहले जो ग्रेसन वॉलर है उसकी एंट्री हमें देखने को मिलती है, वो आते हैं। उसके बाद जो ऑस्टिन थ्योरी थे वो भी साथ में होते हैं और जो ग्रेसन वॉलर है वो अनाउंस करते हैं सेथ रॉलिंस को, सेथ रॉलिंस आते हैं। उसके बाद कोडी रोड को अनाउंस करते हैं। तो वो जिस समय आ रहे होते हैं तो भाई इस समय जो पायरो बजा ये पायरो WWE ने फोड़ा, तो वो पता नहीं उससे 5-6 शादियाँ हो सकती थी, क्योंकि इतना पायरो फोड़ दिया था WWE ने इस समय। और उसके बाद ये चारों सुपरस्टार रिंग के अंदर होते हैं। सबसे पहले ग्रेसन वॉलर जो है सेथ रॉलिंस से पूछते हैं कि भाई तू क्या करेगा, और उससे पहले जो है ग्रेसन वॉलर क्राउड से भी बोलते हैं और जो कोडी रोड एंड सेथ रॉलिंस है उससे भी कहते हैं कि भाई जो ट्राइबल चीफ है उसको एक्नॉलेज कर, और उसके बाद जो क्राउड है उसको एक्नॉलेज भी करता है। उसके बाद सेथ रॉलिंस से कहते हैं कि भाई तुम्हारा क्या है रेसलमेनिया के प्लान्स और क्या होने वाला है रेसलमेनिया के अंदर और तू किसे पेश करना चाहता है। तो सेथ रॉलिंस कहते हैं कि भाई मैं तुझे एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ, वो ये है कि मैं कुछ ही दिनों बाद जो है इन रिंग रिटर्न के लिए जो हूँ वो रेडी हो जाऊँगा और उसके बाद जो भी मुझे पेश करेगा रेसलमेनिया के अंदर मैं उसके लिए तैयार हूँ। उसके बाद जो कोडी रोड है उससे पूछते हैं कि भाई तेरा क्या है, तू क्यों ब्लड लाइन के पीछे पड़ गया है। तो उसके बाद जो कोडी रोड है वो कहते हैं कि भाई मैं ब्लड लाइन के पीछे नहीं पड़ा, लेकिन जो अपने आप को पीपल चैम्पियन कहता है तो वो तो अभी भी नहीं है, इन क्राउड के सामने मैं हूँ, तो वो क्यों अपने आप को जो है वो पीपल चैम्पियन कहता है। और उसके बाद जो ग्रेसन वॉलर है वो कहता है कि भाई तू सेल्फिश है, क्योंकि तूने हमें रॉक और रोमन रेंस का मैच रेसलमेनिया के अंदर नहीं देखने दिया। उसके बाद जो कोडी रोड है वो कहते हैं कि भाई मैं सेल्फिश बिल्कुल भी नहीं हूँ, बल्कि जो
रॉक है उन्होंने मुझे थप्पड़ लगाया है तो उसका मैं जवाब दूंगा और उसके लिए उसको मैं चैलेंज करता हूं और वो जब भी चाहे जहां पर भी चाहे एक 1-on-1 मैच मुझसे लड़ सकता है। तो यहाँ पर कोडी रोड ने चैलेंज कर दिया पीपल चैंपियन द रॉक को। उसके बाद जो सेथ रॉलिंस है वो उसके कंधे पर हाथ रख कर कहते हैं कि भाई थोड़ा सा शांत रह जा, क्योंकि अगर तू ब्लड लाइन के किसी की में भी एक मेंबर को पेश करेगा तो ऐसा लगता है, अगर ऐसा उस मैच के अंदर होता है कि पूरी की पूरी ब्लड लाइन को तू पेश करता है, क्योंकि एक ना एक बंदा उस मैच के अंदर गन फैलाने की कोशिश करता है। लेकिन मैं तुझे कहता हूं कि तू जब भी जाएगा, जहां पर भी जाएगा ब्लड लाइन के सामने, तो तू अकेला नहीं जाएगा बल्कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। उसके बाद जो ऑस्टिन थ्योरी है वो थोड़ा सा ट्रैश टॉक करते हैं कोडी रोड और सेथ रॉलिंस के बारे में, लेकिन जो सेथ रॉलिंस और कोडी रोड है वो उसको जो है बुरी तरीके से पहलते हैं और सेथ रॉलिंस उसको स्टॉम्प भी लगा देते हैं। तो ऐसा ही ये सेगमेंट जो है वो एंड हो जाता है। लेकिन यहाँ से हमें जिस चीज़ का इंतज़ार था कि एक टैग टीम मैच देखने को मिलेगा रेसलमेनिया के अंदर, तो वो सारी चीज़ें जो है उसी तरफ ही लीड करने वाली है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिला वो था मेंस का चैम्बर मैच, और ये मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। शुरुआत करी ड्रू मैकिंटायर और एले नाइट ने, मैच काफ़ी कमाल का चल रहा था, काफ़ी ज़बरदस्त था। उसके बाद नंबर 3 पर जो बॉबी लैशली है वो आते हैं और उन्होंने डोमिनेट किया। उसके बाद जो केविन ओवेंस है वो भी आ जाते हैं। तो केविन ओवेंस का जिस तरीके से WWE ने बुक किया तो वो काफ़ी कमाल का लग रहा है, एक दूसरे को जिस तरीके से बुरी तरीके से पहल रहे थे। उसके बाद जो रैंडी ऑर्टन है नंबर 5 पर वो आते हैं और वो जिस तरीके से इन सारों को मार रहे थे, और ऐसा लग रहा था इस मैच के अंदर के रैंडी ऑर्टन को बैक में कुछ इशू है, लेकिन ऐसा है कोई रियल में ऐसा कोई नहीं था, बल्कि वो मज़े लेने के लिए ऐसा कुछ कर रहा था। उसके बाद जो लोगन पॉल है उसका नंबर जब आता है तो उसको बाहर आने से पहले जो केविन ओवेंस जिस बुरी तरीके से उसको पहलते हैं, तो भाई वो क्या कमाल का लग रहा था। उसके बाद जो बॉबी लैशली है उन दोनों को स्पेयर भी टॉक देते हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने बॉबी लैशली को उसके बाद डबल क्लेमोर किक लगाई, और इसके बाद जो ड्रू मैकिंटायर उन्होंने डबल क्लेमोर किक लगाई बॉबी लैशली को और उसको एलिमिनेट कर दिया सबसे पहले। और उसके बाद जो मैच ने पेस पकड़ा वो काफ़ी कमाल का लग रहा था, काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा था, जो एक दूसरे को बुरी तरीके से पहल रहे थे। और केविन ओवेंस तो लोगन पॉल के पीछे ऐसे पड़ गए थे कि भाई उसकी कोई इस बंदे के साथ खास दुश्मनी है। लेकिन उसके बाद हमें एक ट्विस्ट देखने को मिलता है, और वो ट्विस्ट यह होता है कि एजे स्टाइल्स स्टील चेयर के साथ आते हैं, चैम्बर के अंदर घुसते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने एले नाइट को बुरी तरीके से बजाया, तो ऐसा लग रहा है कि WWE रेसलमेनिया के लिए इन दोनों का मैच प्लान कर रही है। तो उसके बाद जो एले नाइट है वो बिल्कुल किसी काम के ना रहे, और सिर्फ ड्रू मैकिंटायर ने उसके ऊपर हाथ रखा और एले नाइट भी इस मैच से एलिमिनेट हो जाते हैं। उसके बाद बचते हैं केविन ओवेंस, रैंडी ऑर्टन, लोगन पॉल और ड्रू मैकिंटायर। लेकिन उसके बाद जो केविन ओवेंस है उसको आरकेओ पड़ जाता है और वो भी एलिमिनेट हो जाते हैं इस मैच से। उसके बाद लोगन पॉल, रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर ये तीनों सुपरस्टार बचते हैं, लेकिन जो लोगन पॉल है उसको भी आरकेओ पड़ जाता है और उसको भी जो रैंडी ऑर्टन है वो एलिमिनेट करते हैं, और एंड में बचते हैं रैंडी ऑर्टन एंड ड्रू मैकिंटायर। और ऐसा लग रहा था कि इस मैच को ड्रू मैकिंटायर के बजाय रैंडी ऑर्टन ही जीतेंगे, क्योंकि जिस तरीके से तगड़ी परफॉर्मेंस थी रैंडी ऑर्टन की तो वो काफ़ी अलग लग रहा था, और एंड में उन्होंने आरकेओ भी हिट किया था और सिर्फ पिन करने चलते हैं। लेकिन जो लोगन पॉल है वो आते हैं बीच में और उन्होंने अपना ब्रास नकल जो है वो हाथ में लिया और उसके अटैक कर दिया रैंडी ऑर्टन के ऊपर। तो उसके बाद जो ड्रू मैकिंटायर है उन्होंने उसके ऊपर भी सिर्फ हाथ रखा और इसी तरीके से उन्होंने पिन करके रैंडी ऑर्टन को इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न कर दी। और अब ऐसा लग रहा है कि WWE लोगन पॉल वर्सेस रैंडी ऑर्टन की तरफ बढ़ रही है रेसलमेनिया के अंदर। तो ऐसे में जो ड्रू मैकिंटायर है उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है रेसलमेनिया के लिए, और वो भी उसका मैच होगा रेसलमेनिया 40 के अंदर, और ये होगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। तो ये मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली जो कि था मेन इवेंट, जहां पर रिया रिप्ले अपनी वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल को डिफेंड कर रही थी अगेंस्ट नाया जैक्स। तो मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था, जिस तरीके से एक दूसरे को बजा रहे थे तो वो काफ़ी अलग लग रहा था। जिस तरीके से स्प्लैश के ऊपर नाया जैक्स ने किकआउट किया, उसके बाद समोन ड्रॉप जो है अनाउंसर टेबल के ऊपर जो नाया जैक्स है उन्होंने लगा दिया रिया रिप्ली को। उसके बाद अपना फिनिशर एनाइलेटर लगाकर इस मैच के अंदर उन्होंने पिन कर दिया रिया रिप्ली को। लेकिन उसके बाद इस तरीके से उन्होंने नाया जैक्स ने रिया रिप्ली को पिन करने की कोशिश की, लेकिन रिया रिप्ली ने फिर भी किकआउट कर दिया। उसके बाद रिया रिप्ली उठती है, अपना जो पावर बॉम्ब है वो लगाती है, एक सुपर किक लगाती है और उसके बाद अपना फिनिशर रिप टाइड लगाती है नाया जैक्स के ऊपर, और इसी तरीके से उन्होंने नाया जैक्स को इस मैच के अंदर पिन कर दिया और सक्सेसफुली अपनी वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल को रिटेन भी किया। तो अब बेकी लिंच और रिया रिप्ली ही होने वाला है रेसलमेनिया 40 के अंदर। तो ये मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था, और जिस तरीके से WWE ने इसको मेन इवेंट के अंदर बुक किया तो भाई ये डिज़र्विंग मैच था और काफ़ी अच्छा लगा। तो आप लोगों को
ये शो कैसा लगा, इसके रिगार्डिंग अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ज़्यादा जल्दी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो टिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल किचन।